ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पल्मोनरी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में सभी का बहुत बहुत स्वागत। कोरोना वायरस वैक्सीन जो है वो आम जनता के एक वर्ग के लिए उपलब्ध हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस के मामले इधर पिछले कुछ दिनों से फिर बढ़ने लगे हैं और इसकी सेकेंड वेव यानी दूसरी वेव को देखते हुए 60 साल से ज्यादा उम्र के वालों और कोमॉर्बिडिटीज वाले 45 साल से ज्यादा आयु के लोगों को टीकाकरण की कवायद जो है फिर शुरू हो चुकी है और इस कवायद को लेके बहुत से सवाल हैं, टीकाकरण को लेके बहुत से सवाल हैं, बहुत सा उत्साह भी है लोगों में। इन्हीं के चलते आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है किंग्स जॉर्ज यूनिवर्सिटी के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर सूर्यकांत को। डॉक्टर सूर्यकांत, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। इसके अलावा आप 23314444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना ना भूलें। हम अपने सुनने वालों को बता दें, डॉक्टर सूर्यकांत उत्तर प्रदेश में ब्रांड एम्बेसडर हैं कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम के। डॉक्टर सूर्यकांत, अपनी चर्चा की शुरुआत हम यहीं से ही करेंगे। आप ब्रांड एम्बेसडर हैं कोविड वैक्सीनेशन के। एक और चरण शुरू हो चुका है। ऐसे में पहले 2 दिनों में क्या उत्साह देखने को मिला है? बुजुर्गों में ज्यादा उत्साह देखने को मिला है या उन लोगों में उत्साह देखने को मिला है जो कोमॉर्बिड है टीकाकरण को लेकर? देखिए नवीन जी, उत्साह तो 2021 का प्रारंभ जैसे ही हुआ है, उत्साह की लहरें ही बार बार आ रही हैं। आप सोचिए कि 2021 जैसे ही शुरू होता है, खबर आती है कि कोविड की वैक्सीन का शुभारंभ होने वाला है और फिर 16 जनवरी को प्रधानमंत्री जी उसकी लॉन्चिंग करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब से कोविड शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, तो मैं इससे काफी क्लोजली जुड़ा रहा हूं। और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो मेरा चिकित्सा संस्थान है, जहां पर मैं चिकित्सक हूं, सबसे पहली वैक्सीन यानी 16 जनवरी को पहले दिन पहला टीका जिसको कहते हैं वो मैंने लगवाई। और इसी के चलते और दूसरा इस क्लोज एसोसिएशन के कारण नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और ये 2 दिन का जो मेरा अनुभव है, जैसे ही प्रधानमंत्री जी सुबह 6:30 बजे एम्स दिल्ली में टीका लगवाते हैं, तो ये एक कैटलिस्ट का काम करता है, एक उत्प्रेरक का काम करता है। हम लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं और विज्ञान के आपके जितने श्रोता हैं विज्ञान के विद्यार्थी होंगे वो समझ सकते होंगे कि कैटलिस्ट की क्या भूमिका होती है किसी रासायनिक क्रिया में। जी। तो जब देखिए देश का मुखिया 135 करोड़ लोगों का लीडर और दुनिया में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे मजबूत लड़ाई लड़ने वाला देश के रूप में जिसने स्थापित किया है, जितनी आप एजेंसीज हैं, रेटिंग एजेंसीज, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को टॉप मोस्ट रेटिंग एजेंसी दी है। WHO ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार भारत की प्रशंसा की है, तारीफ की है। यूनाइटेड नेशंस ने तारीफ की है। और इस घटना के बाद जो वास्तव में भ्रम था, जो वास्तव में लोगों में एक हिचक थी, कंफ्यूजन था, थोड़ा एप्रीहेंशन था, वो एक झटके में दूर हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो टीका चुना है वो भी पूर्णतः स्वदेशी टीका चुना है, यानी एकदम इंडिजिनस टीका कोवैक्सीन का, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया है। तो हमारी इंडियन साइंटिस्ट की संस्था है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके द्वारा ये पूरी तरह से स्वदेशी टीका। और इसको अपनाकर, क्योंकि सबसे ज्यादा उंगलियां जो उठी थी वो इसी वैक्सीन पर उठ रही थी, तो उसका भी एक तरह से एक मैसेज चला गया। कई बार ऐसा ना, मैसेज बातों से नहीं एक्शन से जाता है। और प्रधानमंत्री जी के कल टीकाकरण के बाद से, उनके इस एक्शन से, उनके इस जेस्चर से, और आप फोटो देखिए जो आज के अखबारों में छपा है, जो प्रधानमंत्री जी का टीका लगवाते हुए,
उसमें आप उनका मुस्कुराहट देख सकते हैं, उसमें उनका कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, उनकी एक सरलता दे सकते हैं कि कितनी सरलता से वो टीका लगवा रहे हैं। और फिर वो जो वायरल हो जाता है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं चला और टीका लग भी गया। और मैं अभी शाम को कुछ न्यूज देख रहा था और न्यूज में मैंने पाया कि एक सर्वे हुआ है कि जो लोग 56% देश में एप्रीहेंशन था जिनके मन में है, वो घट के अचानक 36% रह गया। यानी 58% लोग संशय कर रहे थे कि शायद टीका लगवाने में कुछ झिझक हो सकती है, वो अचानक 22% घट के वो 36% रह गया है। तो बिल्कुल उत्साह है, लोगों को संशय को दूर हुआ है। और मेरे ख्याल से अब ये जो प्रक्रिया कल से शुरू हुई है, ये प्रक्रिया भारत को वास्तव में, हमें ऐसा लगता है कि 2021 में कोरोना से मुक्त करने वाली प्रक्रिया चालू हो चुकी है। डॉक्टर सूर्यकांत, जब व्यक्ति टीका लगाने के लिए आते हैं तो उससे पहले आपको उन्हें किसी तरह की काउंसलिंग करनी पड़ती है या उनका डर दूर करने के लिए किसी तरह के मनोचिकित्सक सलाह देनी पड़ती है? देखिए, लोगों को तो छोड़िए, मुझे तो डॉक्टरों तक की काउंसिल करनी पड़ती है जी। और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं कि सिस्टम इतना परफेक्ट बनाया गया है कि 16 जनवरी को जब मुझे टीका लगा था, पहले दिन पहला टीका, तो मेरी भी काउंसलिंग की गई थी। कार्ड सर, जो वहां पे लेडी थी, उसने कहा सर ऐसे ऐसे लगेगा, आपको टीका लगेगा। मैंने कहा हाँ भाई, मैं डॉक्टर हूँ। क्या नहीं, हमारा तो काम है सर काउंसलिंग करना। और मुझे बिठाला गया और जैसा हुआ कि भाई टीका लगने के बाद उसने तुरंत मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैंने कहा कोई परेशानी नहीं हुई। तो बोले अब आप वेटिंग में जाइए, वहाँ 35 से 40 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। और वहाँ उस दौरान भी मुझसे बहुत बार लोग पूछने आते रहे, बीपी नापा गया, पल्स नापी गई, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखा गया, वगैरह वगैरह। तो इतना परफेक्ट सिस्टम वैक्सीनेशन का सरकार ने व्यवस्था की है। और ये बात तो सही है, काउंसलिंग जरूर करनी पड़ती है। मैं तो कहूंगा, ये मैं जो आपके ऑल इंडिया रेडियो पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, इट्स ए काइंड ऑफ काउंसलिंग। मैं क्या कर रहा हूँ, आपके श्रोताओं की काउंसलिंग ही तो कर रहा हूँ। अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का उदाहरण बता रहा हूँ। इतने लोग अब तक टीकाकरण, करोड़ों लोग पूरे दुनिया में करवा चुके हैं, उनका अनुभव शेयर कर रहा हूँ। इसकी वैज्ञानिकता के प्रमाण के बारे में अपनी बातचीत कर रहा हूँ कि भाई बहुत साइंटिफिक वैक्सीन है, सेफ है, इफेक्टिव है, सब कुछ है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है काउंसलिंग की। और जी हाँ, पहले पहुंचने पर काउंसलिंग की जाती है और मुझे ऐसा लगता है काउंसलिंग की भी जानी चाहिए। जी। डॉक्टर, 45 साल से ऊपर के लोग जो कोमॉर्बिड हैं, उन्हें भी टीका लगाने के लिए कहा गया है। ऐसे में कोई व्यक्ति कैसे समझेगा कि उसको किस तरह की कोई कोमॉर्बिडिटी है, या उसको किसी तरह? जी, बहुत आसान है जी। अब किसी को कोई सर्दी जुकाम हुआ या छोटी मोटी कभी कोई बीमारी हुई, कभी निमोनिया हुआ, कभी टीबी हुआ, ये कोमॉर्बिडिटी में नहीं आता है। क्या आता है? इसमें आती हैं क्रॉनिक इलनेस, यानी लंबी बीमारियां। जैसे आपको डायबिटीज है। अब हम सब जानते हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो लंबी बीमारियां होती हैं, जीवन में उनके साथ रहना पड़ता है। डायबिटीज की बीमारी है, आप जिंदगी भर आपको रसगुल्ले से परहेज करना है, मिठाई से परहेज करना है और दवा खानी है। ब्लड प्रेशर है, आपको नमक कम खाना है और दवा खानी है। तो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारियां हैं, लिवर की बीमारियां हैं, गुर्दे की बीमारियां हैं, फेफड़े की बीमारियां, चाहे वो एस्थमा हो या सीओपीडी हो, कैंसर की बीमारी है, किसी को ब्लड कैंसर है या किसी अंग का कैंसर है, कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे है, यानी ऐसी बीमारी है जिसमें हम स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लंबे समय तक चला रहे हैं। तो ये बहुत सारी बीमारी हैं। एक कोमॉर्बिड का एक फॉर्म दिया हुआ है, कोमॉर्बिडिटी का एक पूरा फॉर्म आता है और वो फॉर्म आपको भरवाना पड़ता है अपने डॉक्टर से जिसका आप उपचार करा रहे हैं। हाँ, ये जो डॉक्टर होना चाहिए, ये रजिस्टर्ड डॉक्टर होना चाहिए, यानी मेडिकल काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्योंकि जब नीचे डॉक्टर साइन करेगा, अगर आप उस फॉर्मेट को देखें तो वहां उसको अपना मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना होगा। तो ये भी मेरी सलाह है ऐसे 45 से 59 वर्ष के बीच के लोगों को जिनको की कोमॉर्बिड कंडीशन है, जो मैंने अभी विस्तार पूर्वक बताई कि कौन कौन सी ये सह बीमारियां हो सकती हैं, कोमॉर्बिडिटीज हो सकती हैं। ऐसी कोई बीमारी वाले व्यक्ति हैं तो अपने डॉक्टर से ये फॉर्म भरवा के और नीचे उनके दस्तखत करवा के और उनका मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन का नंबर लिखवा के ये लाना पड़ेगा। जी। तो ये ऐसे लोगों से मेरा खास निवेदन है कि ये फॉर्म अपने डॉक्टर से जरूर भरवाना। तो डॉक्टर, ये जो फॉर्म है ये हमारे को ऐप से डाउनलोड हो जाएगा या हमें जिस सेंटर के अंदर हमें टीका लगाना है वहां जाके कलेक्ट करना पड़ेगा? और फिर आप सिर्फ उस पर डालिए इंटरनेट पे कोमॉर्बिडिटी सर्टिफिकेट, बस तुरंत आ जाएगा, उसका आप प्रिंट आउट ले लीजिए। जी।
तो हमारे लिसनर्स, हमारे श्रोता ध्यान में रखें, कोमॉर्बिड सर्टिफिकेट आपको इंटरनेट पे डालना है, उसका प्रिंट लेना है और चिकित्सक से सर्टिफाइड कराना है जो कि रजिस्टर्ड हो, और रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लिखवाना है। तो ये 2-4 मोटी मोटी बातें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है टीका लगाने से पहले। डॉक्टर, इस बीच हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, बड़ौत से महेश शर्मा। आइए सुनते हैं उनका क्या सवाल है। महेश जी, कार्यक्रम। जी नमस्कार। जी नमस्कार शर्मा जी। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, हमारा और पूरा परिवार जो आपको नमस्कार करता है। आपका प्रोग्राम हमेशा उज्जवल होता है। सूर्यकांत का बहुत बहुत नमस्कार जी। जी कहिए, क्या सवाल है आपका? सवाल है जी, हमारी उम्र 52 साल है जी। जी और हमें वैक्सीन कब मिलेगी? और जो है कहीं कहीं पर कोरोना के केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्या कारण है जी उनका? देखिए, कारण तो हम ही हैं, हम अनुशासन में नहीं रहते हैं, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं और इसलिए फैला रहे हैं। अभी भी कारण तो हमारा ही है, हमारी गलती है थोड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं। और 52 साल की उम्र है आपकी, क्या आपको कोई सांस में बीमारी है, लंबी बीमारी जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी या और कोई बीमारी? डॉक्टर इस समय वो लाइन पर नहीं है। अच्छा, अगर इनको कोई बीमारी है तो इनका टीकाकरण अभी हो जाएगा, इसी महीने हो जाएगा जी। अगर इनको कोई बीमारी है तो, लेकिन अगर कोई बीमारी नहीं है तो इनको अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने क्या किया है, अब ये प्राइवेट सेक्टर में भी वैक्सीन को अवेलेबल करा दिया है जी। तो अगर गवर्नमेंट के सेंटर में तो फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है, तो अगर ये चाहे तो जैसे एक टैपिंग की गई है कि 250 रुपए में एक डोज वैक्सीन की लगेगी, तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें तो आप प्राइवेट सेक्टर में लगवा सकते हैं जी। डॉक्टर, प्राइवेट सेक्टर में अगर हम वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं तो भी हमें सारे वही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने, अगर कोमॉर्बिड है तो सर्टिफिकेट की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में डॉक्टर, ऐसा है कि ये जो सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं या रजिस्ट्रेशन जो मांगा जाता है, तो रजिस्ट्रेशन तो सब में मैंडेटरी है जी। और जो कोमॉर्बिड का सर्टिफिकेट है वो उसके लिए है जो फ्री वैक्सीनेशन गवर्नमेंट सेंटर में कराना है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में ले रहे हैं तो आप पैसा देंगे और वैक्सीन लगवा लेंगे, उसके लिए तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है जी। डॉक्टर, दूसरी बात, अगर हमने एक ही सेंटर से पहली डोज ली है, प्राइवेट में बात करते हैं, उसी सेंटर से हमें दूसरी डोज भी लेनी होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सेंटर चुन सकते हैं, आप शहर चुन सकते हैं। मान लीजिए ट्रांसफर हो गया आपका इसी बीच, आप कहीं घूमने चले गए, वहां दूसरा और आपका जो है वो 28 दिन बाद नंबर आ गया, तो आपको एक वैक्सीनेशन कार्ड मिलता है। मेरे पास भी वैक्सीनेशन कार्ड है, रखा हुआ है जी। आपको वैक्सीनेशन कार्ड मिलता है, उस कार्ड पर लिखा होता है कि दूसरी डोज कब लगेगी, आपको कौन सी वैक्सीन लगी थी, कोविशील्ड लगी थी या कोवैक्सीन लिखी थी, वो भी लिखा होता है। और ये कार्ड आप अपने पास रखें, आपका ड्यू डेट जहां है, जिस शहर में है, जिस सेंटर को आप चुनना चाहते हैं, लेकिन हाँ, बस एक शर्त है जी कि आपको जो दूसरी डोज लगेगी वो उसी वैक्सीन की लगेगी। माने पहली डोज अगर कोविशील्ड की लगी है तो दूसरी डोज भी कोविशील्ड की लगेगी, पहली डोज अगर कोवैक्सीन की लगी है तो दूसरी डोज भी कोवैक्सीन की ही लगेगी। और डॉक्टर, इस जो 28 दिन का जो गैप है उसमें थोड़े दिन अगर बढ़ जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। 1-2 दिन अगर 2-4 दिन इधर उधर हो जाता है तो कोई ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। ये फ्लाइट नहीं है जो छूट गई तो छूट गई, ये इसमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन हो जाता है, आप बता दीजिए। और एक कारण और है, मान लीजिए जिस दिन आपको वैक्सीनेशन लगना है और उस दिन आपको किसी कारण से तेज बुखार आ गया, मतलब कोई बुखार आ गया 100 या उससे ऊपर कोई बुखार आ गया, तो वैसे भी आपको उस दिन टीकाकरण नहीं करवाना है। मान लीजिए आप अस्थमा के पेशेंट हैं और आपको ड्यू डेट मिली, मान लीजिए 5 मार्च की डेट मिली हुई है, और 5 मार्च को किसी कारण से बदलते मौसम के कारण, ठंड लग जाने के कारण, एयर पोल्यूशन के कारण या किसी और ट्रिगर फैक्टर के कारण आपको अस्थमा का अटैक आ गया, तो उस दिन आपको टीका नहीं लगवाना है। अर्थात जिस दिन बुखार आ जाए ड्यू डेट पे या आपकी पुरानी बीमारी का अचानक एक्यूट अटैक पड़ जाए, तो आपको उस ड्यू डेट पे टीका नहीं लगवाना है। वहां इन्फॉर्म कर देना है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, इसलिए आज मैं टीका नहीं लगवा रहा हूं, और नेक्स्ट डेट पे आप टीका लगवा सकते हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हमारे श्रोता जान लें कि अगर आपको कोई अटैक आता है एक्यूट बीमारी का या अस्थमैटिक अटैक आता है, जिस दिन आपकी ड्यू डेट है टीका लगाने की, तो आप टीका लगाने ना जाएं। आइए अब राजस्थान के चुरू चलते हैं, वहां से ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। क्या सवाल है? नमस्कार साहब और डॉक्टर साहब को भी जी। नमस्कार ओम प्रकाश जी। हाँ जी, मैं
रतनगढ़ चूरू राजस्थान से बोल रहा हूँ सर जी। अरे वाह। मैंने वैक्सीन कल लगवाया था, 75 एज है मेरी। अरे बहुत बहुत बधाई हो। देखिए मेरे कहने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि 75 वर्ष के इन सर्जन का फर्क पड़ेगा कि देखिए इन्होंने टीका लगवा लिया है और आज मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया रेडियो में। ओम प्रकाश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट हुआ? नहीं, साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। फिर भी मैं मेरे दांतों में कैजुअलिटी है, तो मैं एंटीबायोटिक्स ले रहा हूँ, ले या ये बंद कर दूं? जी, 5 दिन का ले सकते हैं। एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं, दर्द की दवा भी ले सकते हैं, पैरासिटामोल भी ले सकते हैं, सूजन की दवा भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे अब मेरा रिस्क खत्म हो गया है, क्या मैं सब जगह जा सकता हूँ या दांतों को ये इलाज करा सकता हूँ क्या? ओम प्रकाश जी, आपने अपनी व्यथा बता दी। अब मेरी कथा सुन लीजिए। आप जो हैं वो अभी पहली डोज लगी है, फिर आपको लगभग 1 महीने बाद दूसरी डोज लगेगी और उसके 15 दिन के बाद आपकी इम्यूनिटी कोविड के खिलाफ पूरी तरह से तैयार होती है। तो लगभग 45 दिन आप मान के चलिए लग जाता है आपके शरीर में कोरोना के खिलाफ मजबूती पैदा होने में, जिसको हम लोग अपनी भाषा में, चिकित्सीय भाषा में इम्यूनिटी कहते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, उसके बाद भी आप जा तो कहीं सकते हैं, आपको वायरस अब आपको अटैक नहीं कर पाएगा, लेकिन वायरस आपके नाक के अंदर जा सकता है, सांस के अंदर जा सकता है और आप दूसरों को वायरस दे सकते हैं। इसलिए ये वैक्सीन लगवाने के बाद भी बाहर निकलने पर नमस्ते करते रहिए, मास्क लगाते रहिए, हाथ धोते रहिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए। क्यों? क्योंकि आपका बचाव हो गया है, अब आपको दूसरों को बचा के रखना है। इसलिए दूसरों को सुरक्षित, आपके संपर्क में आए उन लोगों को ना हो जाए। मान लीजिए जाने अनजाने में आप कोविड मरीज के संपर्क में आए और आप मास्क नहीं लगाए थे, तो आपके सांस के साथ नाक में और गले में वायरस चले गए। अब आप जब सांस बाहर निकालेंगे या छींकेंगे या खांसेंगे तो आप वायरस दूसरों को फैला सकते हैं जी। तो इसलिए अभी 2021 में मेरा कहना है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था, दवाई भी और कड़ाई भी। दवाई से मतलब वैक्सीन भी लगवानी है और कड़ाई का मतलब अभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। ओम प्रकाश जी, क्या आप हमें बता पाएंगे कि आपको कौन सा वैक्सीन लगा? हेलो, शायद ही हमारे साथ लाइन पर नहीं है। जी। इस समय आप सुन रहे हैं कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा और हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं किंग्स जॉर्ज यूनिवर्सिटी के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत चर्चा। और हम अपने सुनने वालों को बता दें, ये उत्तर प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अगर आप इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। इसके अलावा 23314444 पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो इस नंबर से पहले 011 लगाना ना भूलें। डॉक्टर सूर्यकांत, अब हम बिहार के समस्तीपुर चलते हैं। पूरे देश से हमें फोन आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ इस समय मौजूद है महबूब आलम। कार्यक्रम में आलम साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार महबूब जी। नमस्कार जी। नमस्कार महबूब जी। जी सर, हमको ये सवाल है, हमको जो है सो चरक का जो दाग होता है सर, वो सफेद, हमको 4 साल से, हमारा उम्र है 37 साल जी, और हमारे बदन में सफेद दाग हो गया है थोड़ा थोड़ा, तो उसमें ये वैक्सीन ले सकते हैं? डॉक्टर बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिस बीमारी के चलते आप वैक्सीन ना लें। देखिए, वैक्सीन कौन नहीं ले सकता है। मैं आपके श्रोताओं को नवीन जी बता देना चाहता हूँ कि आप वैक्सीन, अभी ये चूंकि प्रासंगिक प्रश्न आ गया है इनके प्रश्न से, तो मैं एक बार पुनः बता देता हूँ कि कौन कौन वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। एक तो इस वैक्सीन का ट्रायल 18 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं हुआ है, इसलिए 18 साल से कम उम्र के लोग अभी वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो महिलाएं जो गर्भवती हैं या बच्चे को स्तनपान करा रही हैं, यानी ब्रेस्ट फीडिंग मदर है या प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो अभी टीकाकरण नहीं करवा सकती हैं। और तीसरे, वो जिनको किसी दवा से या कोई और सीवियर एलर्जी है, एनाफाइलेक्सिस की हिस्ट्री है। कई लोगों को पेनिसिलिन के इंजेक्शन से एलर्जी होती है, कईयों को स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को अंडा की जो जर्दी होती है या अंडा खाते हैं तो चकत्ते बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं, बहुत सीवियर रिएक्शन हो जाती है।
तो छोटी मोटी हम फूड इंटॉलरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, बड़ी एलर्जी की रिएक्शन जिसमें जान जाने का खतरा होता है, ऐसा किसी को एलर्जी है तो वो लोग भी टीका नहीं लगवा सकते हैं। और उसके अतिरिक्त अगर टीका के दिन बुखार है या आपकी कोई पुरानी बीमारी का उस दिन नया अटैक आ गया है, अचानक बीमारी अनकंट्रोल्ड बढ़ गई है, तो वो लोग भी टीका नहीं लगवा सकते हैं। इसके अलावा 18 साल से ऊपर सभी पुरुष और 18 साल से ऊपर सभी महिलाएं जो कि गर्भवती या स्तनपान करती वाली महिलाएं नहीं है, वो सभी टीका लगवा सकते हैं। जी डॉक्टर सूर्यकांत, अब जम्मू का रुख करते हैं। वहां से आमिर खान लाइन पर हमसे बने हुए हैं हमारे साथ। आमिर खान जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। जी, क्या नमस्कार। जानना जी नमस्कार जी। क्या जानना चाहते हैं आप? जी मेरा सवाल ये है। हाँ जी। क्या जानना चाहते हैं आप? कि मेरा नाम आमिर खान है और मेरी जो पत्नी है उसका नाम है रीना खान। जी 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 जी। तो उनकी उम्र है 24 साल। जी। तो क्या सर मैं उनको वैक्सीन का जो टीका है वो लगा सकता हूँ या नहीं? अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो बिल्कुल आप टीका लगवा सकते हैं। अभी सरकारी सिस्टम में उनकी बारी नहीं आई है, तो अपनी बारी का इंतजार करें, तब लगवा सकते हैं। लेकिन हाँ, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो बिल्कुल लगवा सकते हैं। केवल ये इंश्योर कर लीजिएगा कि वो गर्भवती ना हो, यानी कि प्रेगनेंसी उनको ना हो। अगर प्रेगनेंसी है तो उनको टीका नहीं लगेगा। डॉक्टर, आप फेफड़ों से संबंधित बीमारी के चिकित्सक हैं, इस नाते हम आपसे जानना चाहेंगे कि फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनके लिए टीका कितना लाभकारी है, कितना जरूरी है? देखिए फेफड़ों की बीमारी की आपने बात की, चूंकि मैं लंग का स्पेशलिस्ट हूँ, और ये कोरोना जो है वो फेफड़े पे ही हमला करता है। आप देखिए जितनी भी मौतें हुई हैं वो सब फेफड़े के कॉम्प्लिकेशन के कारण ही हुई हैं, चाहे वो निमोनिया से हुई हो या आपका एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से हुई या आरडीएस से हुई हो। तो ऐसे लोगों को जिनका फेफड़ा ऑलरेडी कमजोर है फेफड़े की बीमारी से, उनको कोविड होने का खतरा दूसरे लोगों से ज्यादा है। तो उनको तो बढ़ चढ़ कर टीकाकरण में हिस्सा लेना चाहिए। और जैसे ही उनकी बारी आती है, और चली रही है क्योंकि ये कोमॉर्बिड वाली कंडीशन चल रही है, तो 45 से 59 वर्ष के बीच में जो लोग जिनको फेफड़े की कोई बीमारी है, चाहे वो सांस की बीमारी है, चाहे कोई और अन्य बीमारी है, उनको टीका जरूर लगवाना चाहिए। और टीका लगवाने के बाद आप सुरक्षित हो जाते हैं, ना कि आपको किसी फेफड़े की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए अब करनाल चलते हैं, हरियाणा। वहाँ से संजीव कुमार हमसे जुड़ चुके हैं। संजीव जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं गांव खोखनी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। जी कहिए। जी जी। अच्छा जी, मेरे डैडी की एज जो है ना 60 ईयर से ऊपर हो चुकी है अभी 2021 में। जी। तो मतलब उनको कैसे लगवाएं टीका, ये कोरोना वायरस की वैक्सीन? जैसे कि ये जी डॉक्टर, कैसे टीका लगवाएं? 60 वर्ष की उम्र हो चुकी है, इसलिए वो बुजुर्ग की श्रेणी में आ गए हैं। और अभी जो 1 मार्च से टीकाकरण शुरू हुआ है, उसमें वो बिल्कुल वो आते हैं उस कैटेगरी में। 60 साल या 60 साल के ऊपर वाले लोग उस कैटेगरी में आते हैं, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में। तो किसी भी गवर्नमेंट सेंटर से उनका टीकाकरण हो सकता है और ये मुफ्त हो सकता है। अगर आप प्राइवेट सेटअप में जाएंगे तो 250 रुपये आप चार्ज होगा, लेकिन गवर्नमेंट के सिस्टम में पूरी तरह से मुफ्त होगा। बस आपको करना ये है कि या तो जो एक ऐप है उसमें कोविन ऐप, उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या आरोग्य सेतु में, दोनों में से किसी में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसमें आपको डेट मिलेगी, सेंटर का नाम मिलेगा, और उसमें जाके आप टीकाकरण करा सकते हैं। जी, आइए अब देश के दक्षिणी हिस्से में चलते हैं। बेंगलुरु से श्रीकांत हमसे जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, और नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार श्रीकांत जी, हमारा और आपका तो नाम ही मिलता है, मैं सूर्यकांत, श्रीकांत जी। बिल्कुल। ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मुझे 40 साल से दमे की शिकायत है, और पिछले 3 साल पहले जब बहुत ज्यादा हो गया था तो मरने की हालत आ गई थी। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा 3 दिन से ज्यादा बचना मुश्किल है। फिर बहुत सीवियर मेरे को मेडिसिन दिया गया, 180 ग्राम्स ऑफ उसका स्टीरॉइड्स दिया गया,
उससे मैं ठीक हुआ, लेकिन मैं पूरी तरह अभी भी ठीक नहीं हूँ। तो क्या मुझे टीका लेने की रिस्क लेनी चाहिए? धन्यवाद। चाहिए आपके जो भी रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, चेस्ट रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे आप सलाह अवश्य ले लें। अगर आपको इस समय भी एक्यूट अस्थमा का अटैक है तो आपको टीकाकरण नहीं होगा, लेकिन अगर आपका अस्थमा कंट्रोल है तो आपका टीकाकरण हो सकता है। इस बात को मैं फोन पे नहीं बता सकता हूं, इसलिए आपको लोकल जो आपके चेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, जिनका आप उपचार कराते हैं, जिन्होंने आपकी जान बचाई है, नया जीवन मिला है, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस बीमारी से लड़के निकल आए हैं। तो अभी आपको देखना पड़ेगा कि आपका अस्थमा किस लेवल का कंट्रोल है। अगर ठीक ठाक कंट्रोल है तो टीका लगवा सकते हैं, अगर एक्यूट अटैक में अभी भी चल रहा है तो फिर टीका आप मत लगवाइएगा। और अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ओमकार सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। ओमकार जी, स्वागत है आपका। ओमकार जी, पहले आप अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर देंगे, अदरवाइज आप हमको सुन नहीं पाएंगे। हेलो। हाँ जी, अब आप हमें सुन पा रहे हैं। कहिए, क्या सवाल है आपका? जी, सवाल ये हम ये पूछना चाहते हैं, सादरे में कहाँ चल रहा है कोरोना के टीके? जी, डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि इन्हें कैसे पता चलेगा कि इनके जो शहर है वहाँ पे टीकाकरण किस केंद्र में चल रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि आप अखबार में देख लीजिए, चाहे इंटरनेट में देख लीजिए, पूरे सेंटर, चाहे वो गवर्नमेंट के सेंटर हो, चाहे वो प्राइवेट सेंटर हो जो अधिकृत किए गए हैं टीकाकरण के लिए, उनमें चल रहा है। और इनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के और उसके हिसाब से जहां इनको मिलता है अपॉइंटमेंट, वहां ये जा सकते हैं। बहुत आसान है। जी डॉक्टर, अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं टीका लगवाने के लिए, तो क्या हमारे पास चॉइस होगी कि हम कौन सा टीका लगवा सकते हैं? नहीं, चॉइस तो नहीं होती है, क्योंकि वहां पर आपको केवल आपको मान लीजिए ये हो गया कि मान लीजिए कोविशील्ड ही अवेलेबल है उससे, तो एक सहमति, कंसेंट आपकी जरूर ली जाती है कि आप इसको टीका लगवाने की अपनी सहमति देते हैं या नहीं देते हैं। तो आप अब कह सकते हैं कि भाई हमें ये टीका नहीं लगवाना है, हम दूसरे सेंटर पे जा रहे हैं, आपने अपनी सहमति मत दीजिए और अपनी चॉइस कर। लेकिन वहां पर आपको दोनों चॉइस मिलेंगे टीका, ये बहुत मुश्किल काम है, ऐसा नहीं होता है यूजुअली। तो ये है, लेकिन आप अगर अपनी सहमति नहीं देते हैं तो आप मत लगवाइए, फिर दूसरे सेंटर में जहां आपकी मनपसंद का टीका मिल रहा है वहां लगवा लीजिए। जी डॉक्टर, कार्यक्रम के हम अंत पे पहुंच चुके हैं, वक्त हमारे पास कम है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि उनमें वैक्सीन को लेकर जो डर है वो खत्म हो और वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। देखिए, हमें कोविड का टीका जरूर लगवाना है, भारत से कोरोना को भगाना है। जी, आपको किसी तरह से भ्रम में नहीं आना है, किसी अफवाह में नहीं पड़ना है। टीका हमारी सुरक्षा के लिए है। जैसे बच्चों की सुरक्षा के लिए आप सब टाइम से टीके लगवाते हैं, उसी तरह आप अपने ही सुरक्षा के लिए भी अपनी बारी आने पर टाइम से टीका लगवाएं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और देश को कोरोना मुक्त करें। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी सलाह देने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए और लोगों के बीच से वैक्सीनेशन का जो डर है उसे दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते हम एक बार फिर अपने सुनने वालों को अपडेट दे दें। देश में इस समय जो संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों की कुल संख्या का 1.5% है और स्वस्थ होने की जो दर है वो 97% से ज्यादा हो चुकी है। और नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए आज स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि केवल 2 राज्यों में जो रोगियों की संख्या है वो 40,000 से अधिक है और जो देश में रोगियों की कुल संख्या का ये जो कह सकते हैं 75% है। और उन्होंने बताया कि पिछले 2 सप्ताहों में नए मामलों की दैनिक संख्या में बहुत ही मामूली बढ़ोतरी हुई है। तो ये था आज का कार्यक्रम कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा। हमारे साथ थे प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। इस कार्यक्रम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं कल, तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। कल रात 9:30 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत मुझे यानी नवीन को। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पल्मोनरी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।